नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में आप लोगों को अध्ययन करना है विद्यारंभ मुहूर्त। विद्या का आरंभ, वैसे तो छोटे बच्चे जिस समय जन्म के बाद उनका विद्या आरंभ से पहले का जो संस्कार होता है, मुंडन आदि संस्कार, ये होने के बाद 5वें वर्ष जब विद्यारंभ किया जाता है शास्त्रानुसार, उसका मुहूर्त है किस तिथि में, किस नक्षत्र में करना चाहिए। उसके अलावा भी इसे देखा जा सकता है कब, जब कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी उम्र हो, कोई इसका वो सीमा नहीं है, कुछ भी नया सीख रहे हो, कुछ भी नया जानने का प्रयास कर रहे हो, कहीं जा रहे हैं सीखने के लिए, तो वो नया चीज सीखने के लिए भी यह मुहूर्त देखा जा सकता है। पूछ सकते हैं, बताइए हमको अमुक चीज सीखना है, किस दिन से प्रारंभ करें, कौन सा ऐसा मुहूर्त है, समय है जो कि कुछ भी चीज सीखने के लिए उत्तम है, तो उसके लिए भी ये चीज आपको आवश्यक पड़ेगा। क्या है, इससे पिछले वीडियो में आप लोगों ने मुंडन मुहूर्त तक समझा था। आज के वीडियो में समझना है वो है विद्या आरंभ मुहूर्त। उसके बाद समझेंगे यज्ञोपवीत उपनयन किस वर्ष होना चाहिए, किन किन वर्णों का यज्ञोपवीत होना चाहिए, ये सारा चीज आज हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं विद्या आरंभ मुहूर्त से। श्लोक है, हस्तत्रये हरिद्वंदे पूर्वाश्वी मृग पंचके मूले पूषणी च नक्षत्रे बुधेर्के गुरु शुक्रयोः देवोत्थाने मीन चापे लग्ने वर्षे च पंचमे विद्यारंभोत्र वर्ज्याश्च षष्ठमध्याय रिक्तिका। क्या कह रहे हैं, हस्त चित्रा स्वाति श्रवण धनिष्ठा तीनों पूर्वा, अश्विनी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्या श्लेषा मूल और रेवती, इन नक्षत्र में इनमें से कोई एक नक्षत्र होना चाहिए। हस्त चित्रा स्वाति आदि जो नक्षत्र इसमें बताएं, सूर्य बुध गुरु शुक्र, यानी रविवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार, ये चार में से कोई एक बार होना चाहिए। शनिवार को नहीं प्रारंभ करना चाहिए, मंगलवार को नहीं प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, ये 4 बार होना चाहिए, रविवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार। विद्या कुछ नया अध्ययन करना है, आपको नया सीखना है तो इस दिन करें। छोटे बच्चों के लिए विशेष अभी बताया जाएगा, लेकिन ये सबके लिए लागू होता है मुहूर्त। देवोत्थाने मीन चापे, कहते हैं देवोत्थान अर्थात देवोत्थान एकादशी के बाद। ठीक है, 4 वर्ष जो चातुर्मास होता है वह फिक्स होता है, किसी भी शुभ काम के लिए वर्जित है, फिक्स है। कब, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी जिसको देवशयनी एकादशी कहते हैं, तब से लेकर के कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी, जिस दिन को हम लोग जिस एकादशी कहते हैं कि तुलसी विवाह, देवोत्थान देव उठनी एकादशी है ना, तो उस एकादशी तक 4 महीना होता है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी तक, ये जो बीच का ड्यूरेशन है 4 महीना है। तो पूरे वर्ष में जो 4 महीना है, चातुर्मास जो है, यह समय प्रत्येक शुभ कार्य के लिए वर्जित है। तो इसमें क्या करना है, देवोत्थान के बाद ये चातुर्मास खत्म जिस दिन हो जाएगा उस दिन से लेकर बचेगा 8 महीना। तो 8 महीने में कभी भी आप विद्या आरंभ कर सकते हैं, इसके बीच में नहीं करना चाहिए शास्त्र के अनुसार। बाकी यदि आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो ये नक्षत्र देख लेना चाहिए। ये रविवार गुरुवार शुक्रवार तो देख ही सकते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी आषाढ़ शुक्ल दशमी पर्यंत मीन और धनु लग्न में, लग्न देखने के लिए भी आपको पता है, नहीं पता है तो हमारे ही चैनल पे प्रत्येक लग्न के बारे में बताया जाता है, उसमें देख लेंगे। मीन और धनु लग्न में, और 5वें वर्ष में, 5वां वर्ष नहीं 4 वर्ष पूर्ण हो जाए, जो ही 5वां वर्ष लगे जिस दिन से, उस दिन के बाद बच्चा, छोटा बच्चा बच्ची कोई भी हो, उनका विद्या आरंभ करवा देना चाहिए, अध्ययन प्रारंभ करवा देना चाहिए। पहले ऐसा होता था, लेकिन अब आयु खंड छोटे होने के कारण 3 वर्ष 2 वर्ष से ही प्ले स्कूल आदि में बच्चा स्टार्ट कर देता है। उसमें भी कम से कम नक्षत्र और वार तो अवश्य देखना चाहिए। विद्या आरंभ में क्या क्या ध्यान रखने की बात है, षष्ठी नहीं होना चाहिए, कोई भी षष्ठी तिथि नहीं होनी चाहिए जिस दिन आप विद्या आरंभ करेंगे, तिथि के लिए विशेष। अनध्याय, अनध्याय अष्टमी और प्रतिपदा को अनध्याय कहा गया, वह तिथि नहीं होनी चाहिए, अष्टमी प्रतिपदा नहीं होना चाहिए, षष्ठी नहीं होना चाहिए, और रिक्ता तिथियां नहीं होनी चाहिए। रिक्ता मतलब होता है चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, यह 3 तिथि रिक्ता तिथि है। 4 9 14 अर्थात चतुर्थी देखिए ना, चतुर्थी नवमी और चतुर्दशी,
ये तिथियां नहीं होनी चाहिए। षष्ठी तिथि नहीं हो, अष्टमी तिथि नहीं हो, प्रतिपदा तिथि नहीं हो, चतुर्थी ना हो, नवमी नहीं हो और चतुर्दशी नहीं होना चाहिए। जिस दिन बच्चा या कोई भी विद्या आरंभ, कुछ नया चीज सीखने के लिए प्रारंभ कर रहे हैं, ये तो हो गया विद्या आरंभ। नक्षत्र के बारे में ध्यान रखिएगा, हस्त, चित्रा, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, तीनों पूर्वा, अश्विनी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मूल और रेवती। वार में रविवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। ठीक है, ये तो हो गया विद्या आरंभ। अब जो विषय आता है वो है यज्ञोपवीत मुहूर्त। विद्या आरंभ होने के बाद क्या आता है? यज्ञोपवीत मुहूर्त। देखिए, यज्ञोपवीत के बाद वेदारंभ होता है, मुंडन होने के बाद विद्या आरंभ। विद्या आरंभ में वेद नहीं अध्ययन कराया जाता है, तो ये प्राचीन परंपरा है। कई लोग ऐसा कहेंगे कि बिना यज्ञोपवीत का विद्या आरंभ नहीं हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं। जो बचपना विद्या होता है, जिसमें छोटा मात्राओं की ज्ञान किया जाता है, वो बिना यज्ञोपवीत के किया जा सकता है, लेकिन वेद अध्ययन के लिए बिना यज्ञोपवीत का नहीं हो सकता। जैसे हम लोग के गुरुकुल में जो भी छात्र आते हैं, उनका यदि यज्ञोपवीत नहीं हुआ रहता तो उनका पहले यज्ञोपवीत करते हैं, उसके बाद उनका अध्ययन प्रारंभ होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ वेद अध्ययन कराया जाता है, ज्योतिष, भागवत आदि अध्ययन कराया जाता है गुरुकुल। इसलिए वेद अध्ययन से पहले यज्ञोपवीत होना जरूरी है, लेकिन विद्या अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, उससे पहले यज्ञोपवीत है। ठीक है, अब इसमें बताएंगे कि यज्ञोपवीत किस मुहूर्त में होना चाहिए, किस नक्षत्र आदि में होना चाहिए। समझते हैं। लोग कहता है पूर्वाषाढ़ाश्वनी हस्त द्वये च श्रवण द्वये ज्येष्ठा भगमृगे पुष्ये रेवत्यां चोत्तरायणे द्वितीयायां तृतीयायां पंचम्यां दशमी त्रये सूर्ये शुक्रे गुरौ चंद्रे बुधे पक्षे तथासिते लग्ने वृषधनु सिंहे कन्या मिथुनयोरपि व्रतबंधः शुभे योगे ब्रह्म क्षत्र विषाम भवेत्। क्या? पूर्वाषाढ़ा, अश्विनी, हस्त, चित्रा, श्रवण, धनिष्ठा, सतविषा, ज्येष्ठा, पूर्वा, फाल्गुनी, मृगशिरा, पुष्य और रेवती, ये नक्षत्र ध्यान रखेंगे। यज्ञोपवीत में, विवाह में या कोई भी मुहूर्त हो जिसमें जो नक्षत्र, क्योंकि मुहूर्त में विशेष जो महत्व रखता है वो नक्षत्र रखता है प्रत्येक मुहूर्त में। विवाह में तो तिथियों का कोई वही नहीं है, कोई विशेष महत्व है ही नहीं। मेन महत्व नक्षत्रों का ही है विवाह में। बाकी आगे दग्धा तिथि विज्ञ या 10 दोषा महाबला देखा जाता है, दग्धा तिथि आदि वो 10 दोष में आ जाता है। 10 रेखा जो होता है विवाह में देखा जाता है, वो 10 लता पाती उत्तरवेद, वो अलग मामला। लेकिन मेन जो है नक्षत्र है उसमें विवाह में। वार में शनिवार, रविवार, गुरुवार को वार भी नहीं देखा जाता, तिथि भी नहीं देखी जाती। नक्षत्र का बहुत बड़ा महत्व है प्रत्येक मुहूर्त के लिए। उत्तरायण होना चाहिए। उत्तरायण आप लोगों को पता है, पहले ही बता रखा हूं, अभी फिर से बता देता हूं, याद रखिए, चाहे नोट कर लीजिए। 15 जनवरी से लेकर जिस दिन मकर संक्रांति, उस दिन से लेकर के लगभग 17 जुलाई तक ये उत्तरायण है। 15 जनवरी से लेकर के 17 जुलाई तक उत्तरायण है। 18 जुलाई से लेकर के 14 जनवरी तक ये दक्षिणायन। ठीक, तो उत्तरायण में द्वितीया, तृतीया, पंचमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, इन तिथियों में देखिए, इसमें तिथि का भी महत्व है। मैं ये नहीं कह रहा था कि तिथि का महत्व नहीं है, तिथि का महत्व है, लेकिन प्रत्येक मुहूर्त में जितना नक्षत्रों का मुहूर्त है उतना तिथियों का विशेष नहीं बताया गया। अब जिसमें तिथि बता दिया गया, जैसे यज्ञोपवीत में तिथि बताया गया, नक्षत्र बताया गया, अब इन सबका योग होना चाहिए। जैसे नक्षत्र है, ये सारा नक्षत्रों का भी होना चाहिए, इनमें से ही कोई नक्षत्र होगा। और ये जो तिथियां बताई गई, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, इनमें से ही कोई एक तिथि हो। फिर कहते हैं सूर्य, सोम, गुरुवार, बुधवार होना चाहिए। इन वारों में से कोई एक वार हो, 3 का योग होना चाहिए। इन नक्षत्र में से कोई एक नक्षत्र, इन तिथियों में से कोई एक तिथि, इन वार में से कोई एक वार हो। इन वारों में शुक्ल पक्ष भी होना चाहिए। वृष, धनु, सिंह, कन्या और मिथुन, ये लग्न में। अब ये से अगर मिल जाता है फिर लग्न तो मिल ही जाएगा। लग्न की बात अलग है, प्रत्येक दिन 12वां लग्न व्यतीत होता है। यदि यह तीनों मिल गया, वार, नक्षत्र और योग,
तो फिर ये लग्न वगैरह डेली रहता है। इनमें से कोई ना कोई एक लग्न दिन में आ ही जाएगा आपके आसपास समय में, जिसमें आप करना चाहते हैं गोपीत। वृष आए, धनु आए, सिंह आए, कन्या आए, मिथुन, कोई ना कोई मिल जाएगा। इन लग्न में शुभ योग में योग शुभ होना चाहिए। इसका विष्कुंभ अशुभ है, परिग अशुभ है, तृतीय अशुभ है। इस प्रकार से स्थूल अशुभ है, गंड अशुभ है, ये सारे योग अशुभ है। शुभ योग में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 वर्णों का यज्ञोपवीत होता है। शूद्र वर्णों का यज्ञोपवीत नहीं बताया गया है शास्त्रों में। तो 3 वर्णों का यज्ञोपवीत होता है। लेकिन आजकल कई लोग, किसी का एक विशेष नहीं है, कई लोग जो है अपनी महानता के लिए कहिए या जिसके लिए भी कहिए, सभी वर्णों के, चारों वर्णों का यज्ञोपवीत करवाना प्रारंभ करते हैं। वैसे शास्त्रानुसार ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय, वैसे 3 वर्णों का यज्ञोपवीत होता है। 3 वर्णों का यज्ञोपवीत जनेऊ होना चाहिए। अब इसमें बताएंगे कितने वर्ष में किस वर्णों का यज्ञोपवीत करना चाहिए, ये भी हम समझ लेते हैं। फिर अगले में हम लोग उपनयने गुरु शुद्धि समझेंगे। यह विशेष जरूरी है, विवाह में देखा जाता है, यज्ञोपवीत में देखा जाता है। विप्राणां व्रतवंदनं निगदितं गर्भाजनेर्वाष्टमे वर्षे वाप्यत पंचमे क्षितिभुजां षष्ठे तथैकादशे वैश्यानां पुनरष्टमेप्यथ पुनः स्याद्वादशे वत्सरे काले तद्विगुणे गते निगदिते गौणं तदाहुर्बुधा। क्या ब्राह्मणों के लिए गर्भ से या जन्म से, दोनों से लगा सकते हैं। आप जन्म से लगाएं 8वें और 5वें वर्ष में। क्षत्रियों के लिए जन्म से या गर्भ से 6ठे या 11वें वर्ष में। और वैश्यों के लिए 8वें अथवा 12वें वर्ष में व्रतबंध अर्थात यज्ञोपवीत कराना विद्वानों ने श्रेष्ठ कहा है। और इससे कहे हुए समय से दुगुण व्यतीत हो जाता है तो गौण काल होता है, अर्थात उस सामान्य होता है। यज्ञोपवीत का कोई विशेष महत्व नहीं माना जाता है। आजकल तो मत ही पूछिए, ब्राह्मण वर्ण के ही लोगों का विवाह के समय 29 साल में यज्ञोपवीत हो रहा है, और विवाह के समय यज्ञोपवीत हुआ, अगले दिन घर आए उसको उतार के रख देते हैं। तो ये तो अलग है, मनमानी है। लेकिन यज्ञोपवीत का जो विशेष समय है ब्राह्मणों के लिए विशेष बता रहा हूँ, 5वें अथवा 8वें वर्ष में हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो 10वें नहीं तो 16वें वर्ष में होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है 5वें वर्ष में, 8वें वर्ष में तो। और क्षत्रियों के लिए, क्षत्रिय तो यज्ञोपवीत कराते ही बहुत कम है, विवाह में ही उनका होता ही है। क्षत्रियों के लिए 6ठे अथवा 11वें वर्ष में होना चाहिए। और वैश्यों के लिए 12वें वर्ष में अथवा 8वें वर्ष में होना चाहिए। ये रहा यज्ञोपवीत का समय, किस समय किसका यज्ञोपवीत करना चाहिए, किन किन का यज्ञोपवीत होता है। अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे गुरु शुद्धि। ये विवाह में, कन्या के लिए विवाह में देखा जाता है, और पुरुष के लिए यज्ञोपवीत के समय देखा जाता है। किस प्रकार से गिनती की जाती है, गुरु शुद्ध है कि नहीं है, और भी कई मुहूर्तों में गुरु की शुद्धि देखी जाती है, इसको समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही। राधे श्याम।